हमने ऐसे उपकरण बनाए हैं जो हमारी सोच को बढ़ाते हैं, लेकिन अब हम इन उपकरणों के बारे में सोचने के बजाय इनके साथ सोचने लगे हैं। शेरी टर्कल की ये बात आज के दौर पर कितनी कितनी सटीक बैठती है। बिल्कुल, और खासकर तब जब हम टेक्नोलॉजी को हर मर्ज की दवा समझने लगते हैं। और यही आज हमारी चर्चा का केंद्रीय विषय है। भारत में सरकारी कामकाज में जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए डिजिटल निगरानी का जो चलन बढ़ा है, क्या वो वाकई काम कर रहा है? इस गहरी पड़ताल के लिए हमारा आधार है द हिंदू में छपा एक बहुत ही दमदार लेख, इंडियाज डिजिटल फिक्सेशन, सर्वेलियंस ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये विषय बहुत ही जरूरी है। ये गवर्नेंस यानी जीएस पेपर 2, टेक्नोलॉजी के प्रभाव जीएस पेपर 3 और नैतिकता जीएस पेपर 4, इन तीनों ही पेपर्स के कई पहलुओं को छूता है। तो आज का हमारा मिशन है इस लेख के जरिए ये समझना कि क्या ये डिजिटल समाधान सच में जवाबदेही बढ़ा रहे हैं या फिर अनजाने में नई और शायद ज्यादा बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। चलिए इस विषय की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो शुरू करते हैं उस समस्या से जिससे हम सब शायद वाकिफ हैं, सरकारी दफ्तरों में जवाबदेही की कमी, कर्मचारियों का समय पर ना आना, काम से गायब रहना या फिर अपना ही काम करने के लिए घूस मांगना। बिल्कुल। और सालों से इन समस्याओं के हल के तौर पर टेक्नोलॉजी को एक जादुई छड़ी की तरह पेश किया जाता रहा है। हाँ, और इसका सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा उदाहरण था बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। हाँ, वो अंगूठे वाली मशीन। वही मकसद बहुत सीधा था कि कर्मचारी समय पर दफ्तर आएं और जाएं, हाजिरी लगे, लेकिन इसके कुछ ऐसे नतीजे निकले जिनके बारे में शायद सोचा नहीं गया था। जैसे कि लेख में झारखंड के खूंटी ब्लॉक का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। वहां कुछ बहुत मेहनती अफसर थे जो अक्सर देर शाम तक रुककर काम करते थे। अच्छा, देर शाम तक क्यों? कोई खास वजह? वजह थी इंटरनेट। उस वक्त इंटरनेट की स्पीड अच्छी मिलती थी और ऑनलाइन सरकारी काम निपटाना जो है वो आसान होता था। उनका मकसद था काम को खत्म करना, चाहे इसमें कितना भी वक्त लगे। लेकिन जैसे ही बायोमेट्रिक सिस्टम आया, सब कुछ बदल गया। कैसे बदल गया? उनका पूरा ध्यान काम खत्म करने से हटकर मशीन में सही समय पर अंगूठा लगाने पर टिक गया। मतलब मकसद की जगह प्रक्रिया ज्यादा जरूरी हो गई। अच्छा। पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात राजस्थान में हुई एक स्टडी से सामने आई। क्या पता चला उस स्टडी में? वहां सरकारी नर्सों पर एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल किया गया, एक आरसीटी। ओके। और ये जानकर हैरानी होगी कि लंबे समय में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने की वजह से उनकी हाजिरी बढ़ने के बजाय पहले से भी कम हो गई। क्या कम हो गई? ये तो यकीन करना मुश्किल है। मतलब जिस सिस्टम को हाजिरी बढ़ाने के लिए लाया गया, उसी की वजह से वो और कम हो गई। हाँ, बिल्कुल उल्टा असर। क्या लेख में और भी ऐसे उदाहरण हैं? बिल्कुल हैं, और ये पैटर्न आपको बार बार दिखेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी MGNREG को ही देख लीजिए। मनरेगा। हाँ, वहां सालों से एक बड़ी समस्या थी घोस्ट वर्कर्स की। मतलब फर्जी मजदूर। हाँ, यानी कागज पर फर्जी हाजिरी लगा के मजदूरी हड़प ली जाती थी। जो लोग काम पर आते ही नहीं थे, उनके नाम पर भी पैसे निकाल लिए जाते थे। तो इस फर्जी हाजिरी की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने क्या रास्ता निकाला? मुझे लगता है कोई तकनीकी समाधान ही सोचा गया होगा। आपने सही पकड़ा। 2022 में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS नाम का एक ऐप लाया गया। ओके, एक ऐप। इसमें नियम बना दिया गया कि काम करने वाले मजदूरों की दिन में 2 बार काम की जगह से जियो टैग की हुई तस्वीर अपलोड करनी होगी। सुनने में तो ये बहुत फूल प्रूफ लगता है, पर क्या इससे धोखाधड़ी रुकी? जरा भी नहीं। लेख यही तो बताता है कि जो लोग धोखाधड़ी कर रहे थे, उन्होंने इसका भी तोड़ निकाल लिया। वो कैसे? वो ऐप पर कोई भी रैंडम तस्वीर या फिर किसी तस्वीर की तस्वीर खींचकर अपलोड करने लगे। उन्हें ये समझ आ गया था कि ऐप इतना स्मार्ट नहीं है कि असली और नकली तस्वीर में फर्क कर सके। उसे तो बस एक जेपीजी फाइल चाहिए। अरे वाह, मतलब धोखेबाजों ने टेक्नोलॉजी को ही बेवकूफ बना दिया। हाँ, और ये बात सिर्फ लेख नहीं कह रहा। जुलाई 2025 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने खुद एक सर्कुलर जारी करके माना कि इस ऐप में 7 तरह की बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं। अच्छा, मंत्रालय ने खुद माना? हाँ, तो नतीजा क्या हुआ? जहां पहले फर्जी दस्तखत होते थे, अब फर्जी तस्वीरें अपलोड होने लगी। भ्रष्टाचार का मतलब तरीका बदल गया, पर भ्रष्टाचार वहीं का वहीं रहा। तो एक और तकनीक, एक और विफलता। क्या ऐसा ही कुछ और योजनाओं में भी हुआ? टेक्नोलॉजी को अनिवार्य कर दिया। चेहरे पहचानने वाली तकनीक। जी, तर्क वही था, ये पक्का करना कि बच्चों और माताओं का राशन उन तक पहुंचे। इसके लिए पोषण ट्रैकर ऐप पर मां की तस्वीर अपलोड करनी होती थी।
लेकिन हरियाणा के नूह में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने साफ कहा, धोखाधड़ी करने वाले तो करते रहेंगे। एफआरटी के बाद भी कार्यकर्ता माताओं को राशन देने से मना कर सकती है। ये तो बिल्कुल सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में जो आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक सिस्टम एबीबी के साथ हुआ वैसा ही लगता है। बिल्कुल वही पैटर्न है। एबीबी को भी इसी तर्क के साथ लाया गया था कि सही व्यक्ति को ही उसका राशन मिले, लेकिन इसके दो बड़े उल्टे असर हुए। क्या थे वो? पहला, बहुत से बुजुर्ग, बीमार और विकलांग लोग इस सिस्टम से ही बाहर हो गए। जो लोग खुद राशन की दुकान तक नहीं जा सकते थे, उनका राशन मिलना बंद हो गया, क्योंकि मशीन को तो उन्हीं का अंगूठा चाहिए था। एक मिनट, लेकिन अगर हम सरकार के नजरिए से देखें तो क्या उनका तर्क ये नहीं होगा कि कुछ लोगों के बाहर हो जाने की कीमत पर बड़े पैमाने पर हो रही राशन की चोरी को रोकना ज्यादा जरूरी है? क्या ये एक जरूरी समझौता नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये तर्क दिया भी जाता है, लेकिन असल में ये समझौता भी सफल नहीं हुआ। यहीं पर दूसरा उल्टा असर सामने आता है। अच्छा, राशन डीलरों ने भ्रष्टाचार का नया तरीका निकाल लिया। वो लोगों से उनके पूरे कोटे, मान लीजिए 5 किलो अनाज के लिए, मशीन पर अंगूठा लगवाते थे, लेकिन उन्हें हाथ में देते थे सिर्फ 4.5 किलो। ओ, टेक्नोलॉजी इस क्वांटिटी फ्रॉड को पकड़ ही नहीं सकती। इसीलिए लेख इसे पेन विदाउट गेन यानी दर्द बिना लाभ कहता है। लोगों को परेशानी तो हुई, लेकिन व्यवस्था में जो बड़ा सुधार होना था वो हुआ ही नहीं। इन सब आंकड़ों और सिस्टम की खामियों के बीच हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो जमीन पर असल काम कर रहे हैं। हमारी एएनएम्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हाँ, उन पर इन ऐप्स का क्या असर हो रहा है? लेख में एक सहायक नर्स और मिडवाइफ का बहुत ही मार्मिक उदाहरण है। हाँ, और वो उदाहरण इस पूरी बहस के मानवीय पहलू को सामने लाता है। ये मामला आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी इलाके का है। एक एएनएम को ये काम दिया गया था कि वो नई माताओं को स्तनपान के फायदों पर सलाह दे, और सबूत के तौर पर उसे मां की तस्वीर खींचकर एक ऐप पर अपलोड करनी थी। इसमें क्या मुश्किल थी? विडंबना देखिए, अगर वो एएनएम बिना सलाह दिए सिर्फ मां की एक फोटो खींचकर ऐप पर डाल देती तो उसका काम पूरा मान लिया जाता, कोई सवाल नहीं पूछता। लेकिन अगर वो ईमानदारी से अपना असली काम यानी 1 घंटा लगाकर मां को सलाह देती, पर किसी तकनीकी वजह से फोटो अपलोड नहीं कर पाती, तो उसे कामचोर माना जाता। ये तो बहुत अजीब है। मतलब काम करने पर सजा और काम न करने पर शाबाशी। कहानी यही खत्म नहीं होती। एक बार उसे ऐप पर होम विजिट दर्ज करने के लिए बेहतर इंटरनेट सिग्नल की तलाश में अपने रास्ते से 300 मीटर दूर जाना पड़ा। ओके। ऐप के जीपीएस ने उसकी लोकेशन में इस बदलाव को पकड़ लिया और उसकी विजिट को फर्जी बताकर लाल झंडी दिखा दी। इसके बाद उस ईमानदार एएनएम को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। ये सुनकर तो बहुत दुख होता है। एक ईमानदार कर्मचारी जो सिर्फ अपना काम ठीक से करना चाहती है, उसे टेक्नोलॉजी की वजह से ही फर्जी बता दिया गया। बिल्कुल। ये तो उस इंसान के भरोसे और उसके काम करने के जज्बे पर सीधा हमला है। तो क्या हम जवाबदेही का मतलब ही गलत समझ रहे हैं? क्या सिर्फ निगरानी रखना ही जवाबदेही है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर लेख जांद्रे और अमर्त्य सेन के काम का हवाला देकर जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताता है। क्या फर्क है इन दोनों में? जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी का मतलब है लोगों से वो करवाना जो कोई और उनसे करवाना चाहता है। ये एक बाहरी दबाव है, जैसे ऐप पर फोटो अपलोड करने का नियम। हाँ, जबकि जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है वो काम जो लोग खुद समाज के भले के लिए करना चाहते हैं। ये एक अंदरूनी प्रेरणा है, एक जज्बा है। हाँ, ये सारे तकनीकी समाधान बाहरी जवाबदेही तो थोप सकते हैं, पर वो अंदर से आने वाली जिम्मेदारी नहीं ला सकते। बिल्कुल, वो किसी कर्मचारी के अंदर जो है वो जिम्मेदारी की भावना या काम करने का जज्बा पैदा नहीं कर सकते, बल्कि जैसा हमने उस एएनएम के मामले में देखा, ये उस जज्बे को खत्म जरूर कर सकते हैं। ये बात समझ नहीं आ रही है। अगर ये समाधान काम नहीं कर रहे हैं बल्कि नुकसान कर रहे हैं, तो सरकारें इन्हें एक के बाद एक योजनाओं में क्यों लागू करती जा रही हैं? जैसा लेख में बताया गया कि मनरेगा की नाकामी के बाद भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वही गलती दोहराई। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इस हैरान करने वाली पहेली को समझाने के लिए लेख विज्ञान के इतिहासकार रॉबर्ट प्रॉक्टर का एक बहुत दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करता है, एग्नोटोलॉजी। एग्नोटोलॉजी? ये क्या होता है? मैंने पहले नहीं सुना। इसका सीधा सा मतलब है जानबूझकर फैलाई गई अज्ञानता। जानबूझकर फैलाई गई अज्ञानता। हाँ, यानी जब समाज में कुछ सच्चाइयों को जानबूझकर दबाया जाता है या उन पर पर्दा डाल दिया जाता है। लेख का तर्क है कि इन निगरानी ऐप्स के मामले में भी यही हो रहा है।
ये ऐप्स पीडीएस और एनआरईजीए से लोगों को बाहर कर रहे हैं, काम में देरी कर रहे हैं और ईमानदार कर्मचारियों का हौसला तोड़ रहे हैं। ये सारी बातें जमीनी हकीकत हैं, लेकिन इन पर एक सोची समझी चुप्पी है। तो इन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। हाँ, लेकिन ऐसी अज्ञानता क्यों फैलाई जाएगी? इसके पीछे किसका फायदा है? लेख निहित स्वार्थों यानी वेस्टेड इंटरेस्ट की ओर इशारा करता है। सोचिए, इन निगरानी ऐप्स का जो पूरा ढांचा है, लाखों कार्यकर्ताओं के लिए स्मार्टफोन, राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, सर्वर, इंटरनेट डेटा, बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन की सेवाएं। बिल्कुल, ये सब अरबों रुपए का कारोबार है। ये टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा और पक्का बाजार बनाता है। तो ये एक तरह का बिजनेस मॉडल है जो इन नाकामियों के बावजूद चलता रहता हाँ, है। और लेख इसकी तुलना तंबाकू और चीनी उद्योग की पुरानी रणनीतियों से करता है। सोचिए कैसे तंबाकू कंपनियों ने दशकों तक यह सच छिपाया कि सिगरेट से कैंसर होता है, ताकि उनका धंधा चलता रहे। बिल्कुल। कैसे चीनी उद्योग ने यह छिपाया कि चीनी मोटापे और दिल की बीमारियों की जड़ है। वो भी एक तरह की एग्नोटोलॉजी ही थी, अपने प्रोडक्ट के नुकसान के बारे में अज्ञानता फैलाओ ताकि उस पर कोई कार्रवाई ना हो। तो लेख कह रहा है कि ये तकनीकी समाधान भी कुछ वैसे ही है। हाँ, लेख बहुत तीखे शब्दों में कहता है कि ये तकनीकी समाधान कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही लाने के नाम पर बेचे जा रहे झूठे रामबाण यानी स्नेक ऑयल हैं। ऐसे समाधान जो असरदार होने का दावा तो करते हैं पर असल में होते नहीं हैं। तो आज की चर्चा का सार ये है कि हम जवाबदेही की समस्या का इलाज गलत दवा से कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी जिसे हम समाधान मान रहे हैं वो असल में समस्या का सिर्फ रूप बदल रही है, उसे जड़ से खत्म नहीं कर रही। सही कहा। दस्तखत की जगह तस्वीर आ गई है, पर भ्रष्टाचार वहीं का वहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया में हम ईमानदार कर्मचारियों का मनोबल तोड़ रहे हैं और सबसे जरूरतमंद लोगों को व्यवस्था से बाहर धकेल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। हम निगरानी को ही जवाबदेही मान बैठे हैं, जबकि असली जवाबदेही भरोसे, जिम्मेदारी और एक बेहतर कार्य संस्कृति से आती है, टेक्नोलॉजी से नहीं। और इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं जिस पर वो सोच सकते हैं। जरूर। लेख में एक जगह जिक्र आता है कि जिन इलाकों में जवाबदेही का स्तर बहुत खराब है, वहां भी कई नर्स, शिक्षक और डॉक्टर पूरी लगन और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। हाँ। तो सवाल ये है कि वो कौन से गैर तकनीकी यानी नॉन टेक्नोलॉजिकल कारण हैं जो उनमें जिम्मेदारी की इस भावना को जगाते हैं? क्या ये उनकी ट्रेनिंग है, उनके सहकर्मियों का असर है, या समाज की सेवा करने का उनका अपना जज्बा है? और सरकारें निगरानी पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बजाय उन असली वजहों को बढ़ावा देने और उन्हें पोषित करने के लिए नीतियां कैसे बना सकती हैं? ये एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है जो हमें समस्या की जड़ तक ले जाता है। इस गहन विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यूपीएससी और सामान्य जानकारी से जुड़े ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली चर्चा तक विचार करते रहें।